22 लाख। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन मेडिकल उम्मीदवारों की भारी भरकम संख्या है जो एक अहम परीक्षा के अचानक रद्द होने के बाद अधर में लटक गए। महीनों की जी तोड़ मेहनत, रातों की उड़ी हुई नींदें और अनगिनत सपने, सब कुछ एक झटके में अनिश्चितता में डूब गया। इस इन्वेस्टिगेटिव एक्सप्लेनर में हमारा फोकस उस नीट यूजी पेपर लीक पर है जिसने पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। एक रिपोर्टर की तरह हम उस अंडरवर्ल्ड को डिकोड करेंगे जिसने इस महा घोटाले को अंजाम दिया और उन संस्थागत कमियों को भी समझेंगे जिनकी वजह से इस स्तर की धांधली मुमकिन हो पाई। ये सिर्फ एक एग्जाम के कैंसिल होने की बात नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम के चरमराने की कहानी है। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर जमीनी स्तर पर ये पेपर लीक हुआ कैसे। इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत कुछ साफ कर देती है। एग्जाम से पूरे 1 महीने पहले अप्रैल 2026 में ही राजस्थान के कोचिंग हब्स में इनक्रिप्टेड ऐप्स पर गेस्ट पेपर्स घूमने लगे थे। इन पेपर्स में केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सबसे अहम सवाल थे। फिर 3 मई को एग्जाम होता है और मामला इतना संगीन हो जाता है कि राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप को बीच में आना पड़ता है। वो 15 गिरफ्तारियां करते हैं और आखिरकार 12 मई को परीक्षा रद्द करनी पड़ती है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि 2026 का ये लीक कोई इकलौती घटना नहीं है, ये एक पूरे पैटर्न का हिस्सा है। 2019 में तमिलनाडु का इम्पर्सनेशन या प्रॉक्सी स्कैम हो, 2022 में केरला का फ्रिस्किंग विवाद हो या फिर 2024 का ग्रेस मार्क्स कांड, इन सब ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की साख पर बार बार गंभीर सवाल खड़े किए हैं। और इन सब लीक्स के पीछे काम कर रहा है एक बेहद शातिर अंडरग्राउंड एग्जाम माफिया। ये माफिया काम कैसे करता है? इनका तरीका बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। ये सबसे पहले आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन ब्रिलियंट स्टूडेंट्स या कम सैलरी वाले टीचर्स को टारगेट करते हैं। उन्हें मजबूर किया जाता है, फंसाया जाता है या यहाँ तक कि बीच सड़क से अगवा करके लीक हुए पेपर्स सॉल्व करवाए जाते हैं। और फिर इन्हीं सॉल्व किए गए पेपर्स को उन हताश उम्मीदवारों को लाखों रुपए में बेचा जाता है जो किसी भी कीमत पर मेडिकल सीट चाहते हैं। ये लिटरली एक अरबों डॉलर का अंडरग्राउंड सिंडिकेट बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि जब माफिया इतने एडवांस लेवल पर ऑपरेट कर रहा है तो एनटीए जैसी संस्था उसे रोक क्यों नहीं पाई? सिस्टम कोलैप्स क्यों हो गया? देखिए, एनटीए के स्ट्रक्चर में ही कुछ गंभीर कमियां हैं। ये कोई स्टैट्यूटरी या वैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि 1860 के एक पुराने एक्ट के तहत महज एक सोसाइटी है। इनके पास अपना कोई परमानेंट स्टाफ कैडर नहीं है। पेपर छापने से लेकर सेंटर तक पहुंचाने का ज्यादातर काम प्राइवेट वेंडर्स को आउटसोर्स किया जाता है। इतने सारे बाहरी लोगों के होने से सुरक्षा में सेंध लगना बहुत आसान हो जाता है और एक ही दिन में लाखों बच्चों का मेगा एग्जाम करवाने का मॉडल इस पूरे सिस्टम को एक बहुत बड़े रिस्क पर लाके खड़ा कर देता है। और ये स्लाइड हमारी सबसे बड़ी दुविधा को दिखाती है। अगर हम कागज वाली फिजिकल ओएमआर शीट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रकों में ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउस में स्टोरेज के दौरान चोरी का खतरा बना रहता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी सीबीटी पर शिफ्ट होते हैं तो रिमोट हैकिंग और लोकल प्राइवेट लैब्स में होने वाली धांधली का एक अलग ही डिजिटल रिस्क सामने आ जाता है। ये कोट इस पूरी समस्या की जड़ को बहुत अच्छी तरह पकड़ता है। जरा सोचिए, जब चंद हजार सीटों के लिए लाखों बच्चे जी जान लगा रहे हों तो ये एग्जाम अब सिलेक्शन के लिए नहीं बल्कि महज भीड़ को एलिमिनेट करने का एक तरीका बन गए हैं। इसी भयानक प्रेशर की वजह से एग्जाम माफिया की गैर कानूनी सेवाओं की डिमांड पैदा होती है। खैर, अब देखते हैं कि कानून और हमारी न्याय व्यवस्था इस इतने बड़े क्राइसिस पर क्या एक्शन ले रही है। मामले की गूंज देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुकी है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी एफएआईएमए ने इसे साफ तौर पर एक सिस्टमैटिक फेलियर कहा है। मेडिकल एसोसिएशंस ने सुप्रीम कोर्ट से मौजूदा टेस्टिंग फ्रेमवर्क को पूरी तरह बदलने, सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट मांगने और कोर्ट की निगरानी में दोबारा एग्जाम करवाने की कड़ी मांग की है। आगे से ऐसी कोई भी सेंधमारी ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत बेहद सख्त सजा तय की गई है। इस नए कानून में प्रॉक्सी बिठाने से लेकर पेपर लीक करने जैसे 20 विशिष्ट अपराध शामिल किए गए हैं। अगर कोई इंडिविजुअल पकड़ा जाता है तो 3 से 5 साल की जेल, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट इसमें शामिल मिलता है तो पूरे 10 साल तक की सजा और करोड़ों का भारी जुर्माना भुगतना होगा।
सजा तो तय हो गई, लेकिन अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, समाधान। तकनीक इस सिस्टम को फ्यूचर प्रूफ कैसे बना सकती है? राधाकृष्णन समिति ने इस पर कुछ बहुत ही सॉलिड सिफारिशें दी हैं। उन्होंने फिजिकल पेपर्स के ट्रांसपोर्टेशन के रिस्क को खत्म करने के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी सीबीटी और क्वेश्चन पेपर्स की डिजिटल लॉकिंग पर जोर दिया है। इसके साथ ही राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों के साथ मिलकर एक सुरक्षित हाइब्रिड मॉडल बनाने की बात कही गई है। इस क्राइसिस के बाद एनटीए में काफी हलचल है और बड़े लेवल पर ओवरऑल चल रहा है। लीडरशिप को मजबूत करने के लिए पहली बार एक स्पेशलिस्ट चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और चीफ फाइनेंस ऑफिसर की नियुक्ति हो रही है। साथ ही भारत सरकार के 4 सीनियर प्रशासकों को तैनात किया गया है। और सबसे बड़ी बात, अब एग्जाम सेंटर्स पर किसी भी तरह की धांधली रोकने के लिए एआई ड्रिवन सिक्योरिटी कंट्रोल्स और फेस ऑथेंटिकेशन जैसी डिजाइन लेवल सिक्योरिटी लागू की जा रही है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने ये सबसे क्रिटिकल सवाल खड़ा रहता है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कड़े कानून इस शातिर एग्जाम माफिया को हरा पाएंगे, या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम अंदर से इतना खोखला हो चुका है कि इसे जड़ से बदलकर एक नई शुरुआत करने की जरूरत है? आने वाले लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।